आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म डेप्रिसिएशन को। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है और इसको कैलकुलेट करने की कौन कौन सी मेथड्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Depreciation is defined as the decrease or loss in the value of a property due to structural deterioration, wear and tear, and obsolescence, etc. यानी कि स्ट्रक्चरल डिटोरिएशन, वियर एंड टीयर या ऑब्सोलेसेंस या अन्य किसी कारण से किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू यानी कि कीमत में जो गिरावट होती है उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चरल डिटोरिएशन का मतलब है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या डैमेज, वियर एंड टीयर का मतलब होता है नॉर्मल कोई टूट फूट, और ऑब्सोलेसेंस का मतलब है किसी चीज का आउटडेटेड हो जाना। ठीक है, अब देखते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो देखिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की चार मेथड्स हैं। पहली स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरी कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, तीसरी सिंकिंग फंड मेथड और चौथी क्वांटिटी सर्वे मेथड। ठीक है, तो चलिए अब इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहली मेथड है हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड। इन दिस मेथड इट इज अज्यूम्ड दैट द प्रॉपर्टी लॉसेस इट्स वैल्यू बाय द सेम अमाउंट एवरी ईयर। यानी कि इस मेथड में ये एज्यूम किया जाता है कि किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू में जो गिरावट होगी वो हर साल इक्वल अमाउंट में होगी। ठीक है, मतलब जो ईयरली डेप्रिसिएशन होगा वो हर साल सेम अमाउंट में होगा। मतलब अगर पहले साल का डेप्रिसिएशन मान लो 10,000 रुपीज है तो हर साल का डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज ही होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड ओनली द स्क्रैप वैल्यू लेफ्ट। यानी कि प्रॉपर्टी की यूटिलिटी पीरियड खत्म होने के बाद केवल स्क्रैप वैल्यू ही बचेगी। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जनरल केसेस में किसी भी प्रॉपर्टी की स्क्रैप वैल्यू होती है 10% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, अब इस मेथड के अकॉर्डिंग यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग किसी भी प्रॉपर्टी का एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है एनुअल डिप्रिसिएशन कैपिटल डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन। यहाँ पर सी है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, एस है स्क्रैप वैल्यू और एन है उस प्रॉपर्टी का यूटिलिटी पीरियड। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक प्रॉपर्टी है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है कैपिटल सी और उसका यूटिलिटी पीरियड है एन ईयर। एन ईयर खत्म होने के बाद में प्रॉपर्टी की वैल्यू रह जाएगी स्क्रैप वैल्यू यानी कि कैपिटल एस के बराबर। ठीक है, तो देखिए पहले प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी कैपिटल सी और एन ईयर खत्म होने के बाद में प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी रह जाएगी कैपिटल एस। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि एन ईयर में प्रॉपर्टी की वैल्यू में सी माइनस एस की गिरावट हुई। ठीक है, यानी कि एन ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा सी माइनस एस। अब एन ईयर में डेप्रिसिएशन सी माइनस एस है तो एक साल में डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा सी माइनस एस अपॉन एन। यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन क्या आया हमारा सी माइनस एस अपॉन एन। ठीक है, यही फॉर्मूला है जो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में यूज करना है डेप्रिसिएशन के लिए। इसके बाद आती है हमारी दूसरी मेथड कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्लाइन बैलेंस मेथड। यानी कि इस मेथड को डिक्लाइन बैलेंस मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन दिस मेथड प्रॉपर्टी लॉसेस इट्स वैल्यू एनुअली बाय अ कांस्टेंट परसेंटेज। मतलब इस मेथड में ये एज्यूम किया जाता है कि किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू में जो गिरावट होगी वो हर साल एक कांस्टेंट परसेंटेज में होगी। ठीक है, देखिए पिछली मेथड में हमने क्या देखा था कि किसी भी प्रॉपर्टी का एनुअल डेप्रिसिएशन हर साल सेम अमाउंट में होगा, लेकिन इस मेथड में जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो एक कांस्टेंट परसेंटेज में होगा। ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 माइनस एस अपॉन सी टू दी पावर 1 बाई एन। यहाँ पर भी सी एस और एन का सेम मीनिंग है, यानी कि सी है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, एस है स्क्रैप वैल्यू और एन है यूटिलिटी पीरियड ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, और कैपिटल डी है एनुअल डिप्रिसिएशन, और ये जो एनुअल डिप्रिसिएशन है ये है फ्रैक्शन में ना कि परसेंटेज में। अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से, तो देखिए इसके लिए आपको समझना होगा कि किसी भी प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो देखिए बुक वैल्यू होती है कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक प्रॉपर्टी है
जिसकी आज की ओरिजिनल कॉस्ट है 100 रुपीज, और मान लो इसका एनुअल डेप्रिसिएशन है 10%। तो देखिए, अब पहले साल के एंड में प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? बुक वैल्यू B1 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी यानी कि 100 रुपीज माइनस डेप्रिसिएशन है 10% यानी कि 10% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू यानी कि 10% ऑफ 100 रुपीज। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। सोल्व करने पे ये आएगा 90 रुपीज, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए बुक वैल्यू आई है हमारी 90 रुपीज। ठीक है, अब सेकेंड ईयर के लिए बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी यानी कि 90 रुपीज माइनस डेप्रिसिएशन 10% यानी कि 10% ऑफ 90 रुपीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। सोल्व करने पे ये आएगा 81 रुपीज, यानी कि सेकेंड ईयर के लिए बुक वैल्यू हो जाएगी हमारी 81 रुपीज। ठीक है, वैसे ही थर्ड ईयर के लिए बुक वैल्यू हो जाएगी कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी यानी कि 81 रुपीज माइनस डेप्रिसिएशन 10% यानी कि 10% ऑफ 81 रुपीज। तो ये हो जाएगा 81 माइनस 81 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। सोल्व करने पे ये आएगा 72.9 रुपीज। ठीक है, ये इसी तरह चलता रहेगा जब तक कि प्रॉपर्टी की यूटिलिटी पीरियड खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, और यूटिलिटी पीरियड खत्म होने के बाद में स्क्रैप वैल्यू बचेगी सिर्फ। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कॉस्ट है कैपिटल C और एनुअल डेप्रिसिएशन है स्मॉल d% में। ठीक है, d% को फ्रैक्शन में लिखो तो ये हो जाएगा d डिवाइड बाय 100। इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल D, यानी कि कैपिटल D है एनुअल डेप्रिसिएशन फ्रैक्शन में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ईयर के एंड में प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि बुक वैल्यू B1 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी यानी कि कैपिटल C माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि C का d% यानी कि C मल्टीप्लाई बाय D डिवाइड बाय 100। अब अगर मैं D डिवाइड बाय 100 को कैपिटल D लिख दूं तो फर्स्ट ईयर की बुक वैल्यू हो जाएगी B1 इज इक्वल टू C माइनस C मल्टीप्लाई बाय D। यहां से C को मैं कॉमन ले सकता हूं तो ये हो जाएगा C मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड ईयर की बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? बुक वैल्यू B2 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी यानी कि B1 माइनस डेप्रिसिएशन B1 का d% यानी कि B1 मल्टीप्लाई बाय D डिवाइड बाय 100। यहां पर भी अगर मैं D डिवाइड बाय 100 की जगह कैपिटल D लिख दूं तो ये हो जाएगा B2 इज इक्वल टू B1 माइनस B1 मल्टीप्लाई बाय D। यहां पर भी B1 कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा B2 इज इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से B1 की जगह पर C मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D पुट कर दूं तो ये हो जाएगा B2 इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D, यानी कि B2 इज इक्वल टू हो जाएगा C मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ईयर के लिए बुक वैल्यू क्या है हमारी? B1 इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D, और सेकेंड ईयर के लिए बुक वैल्यू क्या है हमारी? B2 इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम थर्ड ईयर के लिए बुक वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी B3 इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D का क्यूब। ठीक है, सिमिलरली अगर हम n ईयर पे बुक वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी Bn इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D टू द पावर n। ठीक है, अब n ईयर पे जो बुक वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है? स्क्रैप वैल्यू के बराबर। ठीक है, यानी कि मैं Bn की जगह पर स्क्रैप वैल्यू यानी कि कैपिटल S पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल S इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D टू द पावर n। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा S अपॉन C इज इक्वल टू 1 माइनस D टू द पावर n। अब बोथ साइड पावर 1 बाई n करते हैं तो ये हो जाएगा S अपॉन C टू दी पावर 1 बाई n इज इक्वल टू 1 माइनस D। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस S अपॉन C टू दी पावर 1 माइनस n। तो यही हमारा कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तीसरी मेथड है हमारी सिंकिंग फंड मेथड। तो देखिए
पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिंकिंग फंड क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जिन लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इन दिस मेथड इट इज अज्यूम्ड दैट किसी भी प्रॉपर्टी का जो डिप्रिसिएशन है वो होगा उस प्रॉपर्टी के एनुअल सिंकिंग फंड प्लस इंटरेस्ट ऑन दैट फंड के बराबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कॉस्ट है कैपिटल सी और उसके लिए साल के एंड में एनुअल सिंकिंग फंड कैपिटल एक्स हम डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इस मेथड के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर के एंड में डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, एनुअल सिंकिंग फंड यानी कि कैपिटल एक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन फंड। लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हम सिंकिंग फंड का अमाउंट साल के एंड में जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए डिप्रिसिएशन हो जाएगा कैपिटल एक्स। ठीक है, और टोटल डिप्रिसिएशन भी हो जाएगा कैपिटल एक्स। ठीक है, वैसे ही सेकेंड ईयर के एंड में डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड यानी कि कैपिटल एक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन फंड। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट का अमाउंट है कैपिटल ए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए। और अगर टोटल डिप्रिसिएशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन प्लस सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ए। ठीक है, सिमिलरली थर्ड ईयर के लिए डिप्रिसिएशन हो जाएगा अमाउंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड यानी कि कैपिटल एक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन फंड। फॉर एग्जांपल इस बार इंटरेस्ट का अमाउंट है कैपिटल बी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी। और थर्ड ईयर तक टोटल डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन प्लस सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन प्लस थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ए प्लस बी। इसी तरह से हम किसी भी ईयर के लिए डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। तो इसके बाद फोर्थ और लास्ट मेथड है हमारी क्वांटिटी सर्वे मेथड। इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू फाइंड आउट डिप्रिसिएशन, यानी कि ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इन दिस मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन वी विल गो फॉर एक्चुअल डिटेल्ड सर्वे, यानी कि इस मेथड में एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने के लिए हम एक्चुअल डिटेल्ड सर्वे करते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।